जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में गौवंश के लिए एक नई सुविधा छत्तीसगढ़ सरकार लाने वाली है। एम्बुलेंस जो है गौवंश के लिए दौड़ाने वाली है। गौठानों और घर घर पहुंच करके गौवंश का उपचार करने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल गोबर और गौठान के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार गौवंश की रक्षा के लिए मोबाइल वैन की सुविधा तैयार कर रही है। इसके लिए गौठानों में मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर मोबाइल वैन चलाकर गौवंश के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने निविदा जारी कर दी है। 58 करोड़ की राशि से पहले चरण में प्रदेश भर में 163 मोबाइल वेटरनरी यूनिट यानी कि MVU का संचालन किया जाएगा और प्रत्येक विकासखंड में एक MUV की सुविधा मिलने वाली है। इनमें एक वेटरनरी डॉक्टर और एक पैरावेट, साथ ही एक सहायक और एक ड्राइवर कार्यरत होंगे। MVU में लैब टेस्ट की सुविधा भी होगी। साथ ही MVU के माध्यम से गौवंश का टीकाकरण, प्राथमिक उपचार, नस्ल सुधार आदि काम घर पर ही कराए जा सकते हैं। यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। कोरबा से खबर, जहां 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिनमें से 3 के हालात गंभीर है। पलटने के बाद सामने से आ रहे ट्रक में ये बस जाकर के घुस गई। दरअसल कोरबा जिले के जिंजरा चौक के पास जो है सुबह को एक यात्री बस अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से 3 यात्रियों के हालात गंभीर है। घायलों में बच्चे भी शामिल है और मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। यात्री बस कोरबा से बांगो की ओर जा रही थी, जहाँ कटघोरा से आगे जिंजरा चौक के पास बीच सड़क पर ये गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलटने के बाद भी वो सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे के बाद लोगों में चीख पुकार की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं दुर्घटना के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। बीच सड़क पर बस के पलटने की वजह से 1 घंटे तक के लिए यातायात भी बाधित हुआ। सूचना मिलने पर कटघोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस में फंसे घायलों को ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। नवतपा के पहले ही दिन बूंदाबांदी हुई। चक्री चक्रवात की वजह से प्रदेश में अंधड़ और बारिश के आसार जो है नजर आ रहे हैं। नवतपा के पहले दिन की ही बात करें तो छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी रही। बुधवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार रहा। वहीं गुरुवार की बात करें तो यहाँ पर 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। नवतपा के पहले दिन यानी गुरुवार को प्रदेश भर में अंधड़ बारिश की संभावनाएं जताई गई थी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ऊपरी हवा का चक्रवातीय घेरा जो है एक असर से कई स्थानों में बारिश होने की संभावना है और वहीं सुबह हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बरसात भी हुई है कई जगहों पर। इसके अलावा बुधवार की बात करें तो शहरों का तापमान सामान्य से अधिक रहा, जिसमें मुंगेली में सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। रायगढ़ में 44.5, जबकि जांजगीर में 44.4, वहीं बलौदाबाजार में 43.7, जबकि दुर्ग में 43.2 और राजनांदगांव में 43 डिग्री, जबकि राजधानी रायपुर में तापमान 43 डिग्री के पार रहा। एक बड़ी खबर स्नातक वासियों के लिए, क्योंकि अब बात करें तो स्नातक में इस बार जो है एक नया पाठ्यक्रम लागू होगा और ऐसे में नया सेमेस्टर सिस्टम भी लागू हो सकता है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में इस वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव करने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम भी लागू किया जा सकता है। वहीं राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव भुवनेश्वर यादव और आयुक्त शारदा वर्मा ने सौजन्य मुलाकात की है। वह अधिकारियों ने राज्यपाल को नए पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी सौंपी है। अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के 10 जिलों में, जिनमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और कोरबा में अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज भी खोले जाएंगे। इन्हीं के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रदेश के सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर BA, BCom, BSc समेत अन्य और स्नातकोत्तर स्तर पर MA, MCom, MSc आदि कक्षाओं में पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव के बारे में जानकारी दी गई। प्रदेश के सभी कॉलेजों में एक समान पाठ्यक्रम लागू होगा। बड़ी खबर रायपुर और दुर्ग वासियों के लिए, क्योंकि रायपुर दुर्ग नेशनल हाईवे का ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। उतई से लेकर सेलूद, फंडा, मोतीपुर और अमलेश्वर मार्ग से आना जाना किया जा सकता है। रायपुर से दुर्ग के बीच नेशनल हाईवे 53 में 3 अलग अलग जगहों पर फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है। इसी के चलते डबरापारा तिराहा निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे पाइपलाइन का कार्य किया जाना है। इस कार्य के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार से लेकर सोमवार तक 3 दिनों के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का फैसला
पूरा किया है। और इसी दौरान जो लोग दुर्ग से रायपुर जाना चाह रहे हैं वो जाम से बचने के लिए उतई, सैलूद, फंडा और मोतीपुर साथ ही अमलेश्वर मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भिलाई ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक डबरापारा तिराहा में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे आगामी बरसात को देखते हुए पाइपलाइन का कार्य किया जा रहा है। खबर सूरजपुर से, जहां अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव हो गया। महिला तहसीलदार को बंधक बनाया गया। पत्थरबाजी में जेसीबी के कांच टूटे और कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए गई सूरजपुर जिला प्रशासन की टीम पर गांव वालों ने, महिलाओं ने पथराव कर दिया। ऐसे में इस दौरान महिला तहसीलदार का घेराव भी इन्होंने कर दिया। थोड़ी देर बाद महिला तहसीलदार को बंधक बनाकर रख लिया गया। पत्थरबाजी में जेसीबी का कांच टूट गया। वहीं प्रदर्शनकारियों को रोक रहे कुछ पुलिस जवानों को मामूली चोटें आई हैं। पूरा मामला जिला मुख्यालय से लगे गांव तिलसुआ का बताया जा रहा है। अलावा जानकारी के मुताबिक बात करें तो तिलसुआ गांव में जिला प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची हुई थी। यहां जिला प्रशासन लगभग 18 अवैध कब्जाधारियों को घर खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया था। जब अतिक्रमणकारियों ने घर खाली नहीं किया तब अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन की टीम यहां पहुंची। टीम ने कई मकानों को जमींदोज कर दिया और इस दौरान कुछ महिलाएं घर तोड़ने का विरोध करने लगी और जिला प्रशासन के खिलाफ गाली गलौज करते हुए पत्थरबाजी कर दी गई। और अब खबर रायपुर से, जहां निगम दफ्तर में सैकड़ों लोगों के साथ मूढ़त गुजाखों से पुलिस रोकती रही। इधर बैरिकेटिंग पर चढ़ गए पूर्व मंत्री और बोले कि निगम वेंटिलेटर पर है, भगवान भरोसे जनता यहां पर नजर आ रही है। दरअसल बीते दिन रायपुर नगर निगम के जोन दफ्तरों में जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय समस्याओं को लेकर लोगों के साथ इन कार्यालयों का घेराव करने पहुंचे पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त, जहां पुलिस ने इन्हें बीच रास्ते में ही रोकने का प्रयास किया। बैरिकेटिंग करके रास्ता बंद भी किया गया था। यहाँ पुलिस अफसरों के बीच बहस भी हुई। राजेश मूढ़त निगम जोन दफ्तर जाने की जिद पर अड़े रहे। पुलिसकर्मी नहीं माने तो समर्थकों ने बैरिकेटिंग तोड़ने का प्रयास किया। खुद राजेश मूढ़त बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ गए और फिर समर्थकों के साथ आने को कहा, जिसके बाद जमकर बवाल भी होता नजर आया। पुलिस कोशिश करती रही लेकिन लोगों ने बैरिकेटिंग तोड़ा और नारेबाजी करते हुए नगर निगम के जोन दफ्तर में घुस गए। राजेश मूढ़त ने कहा कि अधिकारियों को बाहर बुलाओ, लोग नारेबाजी कर रहे थे। सबसे पहले खमरतराई स्थित रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 1 कार्यालय का घेराव किया गया। इसके बाद सभी जोन क्रमांक 5 ईदगाह भाटा, इसके अलावा पानी टंकी स्थित जोन कार्यालय भी पहुंच गए। और अब ईडी की कार्यवाही को लेकर खबर, जहां ईडी की गिरफ्त में रहे ढिल्लन को अब जेल भेज दिया गया है। दरअसल शराब घोटाला मामले में कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को अब जेल भेज दिया गया है। पिछले कई दिनों से रिमांड पर थे और ऐसे में गुरुवार को न्यायाधीश अजय सिंह की विशेष अदालत में तकरीबन 1 घंटे की सुनवाई के बाद ढिल्लन को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अब रायपुर की सेंट्रल जेल में ढिल्लन रहने वाले हैं। यहाँ पहले से कारोबारी अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित ऑलरेडी बंद है। ईडी के दावे के मुताबिक शराब घोटाले मामले में अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, ढिल्लन के अलावा एक्साइज आबकारी विभाग के बड़े अफसर AP त्रिपाठी को भी पकड़ा गया था। वहीं अब ईडी की भी हिरासत में है और ऐसे में माना जा रहा है कि अदालत की कार्यवाही के बाद उन्हें भी 1 से 2 दिन के लिए जेल भेज दिया जाएगा। अब तक इस मामले में ईडी ने इन्हीं 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। आबकारी विभाग के कई अन्य अफसरों से भी पूछताछ की गई है। ईडी ने मार्च में एजाज ढेबर समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। तो खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आपके लिए रोजाना लेकर आ सकें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। पीड़ित परिवार से मिलकर के भूपेश बघेल भावुक होते नजर आए। झीरम घटना में NIA की जांच पर सवाल उठाया गया। बोले नक्सली रमन्ना गणपति का नाम FIR से क्यों हटाया गया, इस बात की सवाल दागे गए मीडिया से बातचीत के दौरान। दरअसल झीरम हमले की 10वीं बरसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर में रहे और ऐसे में पीड़ित परिवार से भूपेश बघेल ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वे भावुक हो उठे। भूपेश बघेल से मिलकर महिलाएं भी भावुक हो गई। इनके जहन में वो जख्म वैसे ही जिंदा हैं, इस बात की जानकारी भूपेश बघेल ने दी। दरअसल भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर FIR से खूंखार नक्सलियों के नाम हटाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि विषय बहुत गंभीर है लेकिन जिस हल्के ढंग से बीजेपी इस पर सवाल कर रही है वो दुर्भाग्यजनक है। झीरम हमले से पूरा देश दहल गया था। विश्व राजनीति इतिहास में इतने बड़े राजनेताओं का एक साथ नरसंहार पहली बार हुआ था। दरअसल इसके अलावा भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा NIA 10 साल में अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पाई, इसके बारे
बारे में सवाल इन्होंने किया। साथ ही आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी, रमन्ना और गणपति का नाम FIR से क्यों हटाया गया, ये तमाम सवाल जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से किए। स्वामी आत्मानंद स्कूलों को 207 करोड़ 50 लाख रुपए का फंड जारी हो चुका है। 2023-24 के लिए बजट का आवंटन हुआ है। संविदा शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए वेतन के लिए राशि भी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए बजट आवंटित हो चुका है। लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक ने आदेश जारी किया है। राशि के लिए आवंटन आदेश में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों यानी कि DO को दिया गया है। ये आवंटन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दिया गया है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के लिए बजट आवंटित किया जा चुका है, जिसके तहत स्थापना अनुदान और अन्य अनुदान के लिए 207 करोड़ 50 लाख रुपए जारी हुआ है। रायपुर और दुर्ग को सर्वाधिक फंड आवंटित किए गए हैं। मकानों में सोलर पैनल लगने वाले हैं। टाउनशिप में सोलर पैनल लगाने के लिए 200 से ज़्यादा आवेदन अब तक आ चुके हैं। 32 मकानों में पैनल लगाए जाने का काम भी शुरू हो चुका है। दरअसल खबर भिलाई स्टील प्लांट की ओर से बसाए गए टाउनशिप से, जहां घर सौर ऊर्जा से रोशन होने लगे हैं। इस नई योजना का लाभ लेकर यहां रह रहे लोग न सिर्फ अपने घरों की इलेक्ट्रिसिटी का भारी भरकम बिल बचा रहे हैं, बल्कि इस सुविधा से उपलब्ध होने की वजह से अच्छी कमाई भी संभव हो गई है। सेल योजना को हरी झंडी मिलने के बाद टाउनशिप के घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम शुरू हो चुका है। इस योजना को शुरू करने के साथ ही सेल के पहली ऐसी टाउनशिप बन गई है। आपको बता दें कि टाउनशिप में बिजली की सप्लाई CSPDCL न करके BSP खुद करती है और इसीलिए यहाँ बिजली बिल का टैरिफ भी BSP के मुताबिक होता है। इस्पात संयंत्र में अब बसाए टाउनशिप के मकानों में सोलर पैनल लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है। जगदलपुर से खबर, जहां छविंद्र वर्मा ने कहा कि कवासी लकमा का नार्को टेस्ट किया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि टेस्ट करवाने के लिए हम खुद तैयार हैं, बशर्ते रमन सिंह और मुकेश गुप्ता का भी नार्को टेस्ट हो। दरअसल झीरम हमले में मारे गए कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा ने अपनी ही सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लकमा के नार्को टेस्ट करवाने की मांग की। इधर लकमा के साथ जोगी कांग्रेस के नेता अमित जोगी का भी नार्को टेस्ट किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, बस इतना चाहता हूं कि एक बार इनका नार्को टेस्ट हो। इधर छविंद्र कर्मा के इस बयान के बाद कांग्रेस के खेमे में हलचल तेज हो गई। जगदलपुर में CM भूपेश बघेल ने छविंद्र कर्मा के इस बयान पर कहा कि झीरम हमले की जांच हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। कवासी लकमा का टेस्ट हो, लेकिन शर्त है कि इसी के साथ पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह और मुकेश गुप्ता का भी नार्को टेस्ट किया जाए। सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हम झीरम मामले में जांच तेजी से करेंगे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जून माह में छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा आने वाले दिनों में संभव है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जून माह में छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने उक्त जानकारी देते हुए संगठन को मजबूत करने को लेकर न्यू सर्किट हाउस में पदाधिकारियों से चर्चा की। इधर प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के साथ पार्टी के सभी पदाधिकारियों के एक साथ पार्टी की रणनीति को लेकर विचार विमर्श हुआ। संजीव झा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ 30 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी चर्चा की। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकांक्षा सिंह, इसके अलावा आनंद प्रकाश मेरी, गोपाल साहू, प्रदेश महासचिव वद्दू आलम, इसके अलावा मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पहली बार महिला किसानों को ट्रेनिंग को लेकर खबर, जहां सब्जियों और फलों को उगाने वाली महिला कृषकों को वैज्ञानिकों के साथ जोड़ा जाएगा। खेती में आने वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये मुहिम उठाई जा रही है। प्रदेश की महिला कृषकों की आय बढ़ाने के मकसद से उन्हें खास ट्रेनिंग दी गई है। ये पहला मौका है जब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में प्रदेश स्तर पर महिला किसानों पर आधारित ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया हो। प्रदेश की महिलाओं के लिए बागवानी के काम में बेहतर काम कर रही हैं और उनकी इसी खासियत को देखते हुए जो एग्जिस्टेंट जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संवाद का एक आयोजन भी किया है। इसमें राज्य की 30 महिला किसानों को शामिल किया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जीवा ग्रो के CEO परमानंद पांडे समेत अन्य सदस्य जुड़े रहे। पश्चिम अफ्रीका घाना स्टेट से 2019 की मिस एग्रीकल्चर मार्गरेट FEA और टोरंटो कनाडा से डॉक्टर अश्विनी फलनीकर पोस्ट डॉक्टरेट फेलो SCN हेल्थ के साथ जुड़कर इन महिला किसानों
किसानों से बातचीत की गई। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर विजयश्री सत्यपति ने बताया कि इन महिला किसानों को हमने सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए वैज्ञानिकों से जोड़ा है और खेती में आने वाली दिक्कतों पर ये सभी महिलाएं सीधे इन्हीं वैज्ञानिकों से बातचीत कर सकती हैं।